प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे टॉपिक में। आपका ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, आपका एक कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी में हमने कर लिया था ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। अगले कॉन्टिनेंट्स को करने से पहले एक टॉपिक आपका है जनगणना, सेंसस, है ना। तो हम जनगणना पर बात करेंगे और जनगणना की 2 वीडियोस आपके लिए डाली जाएंगी। एक तो पूरे भारत की जनगणना जो कि हम आज कवर करेंगे, और फिर इसके 4 या 5 दिन बाद एक अगली वीडियो और आएगी आपकी जनगणना की, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की जनगणना होगी। आज हम पूरे भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे। तो खैर ज़्यादा आज बातें ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जनगणना 2011, है ना, सेंसस। चलिए जी शुरुआत करते हैं जनगणना। इसको सेंसस कहा जाता है। 2011। अब देखते हैं जनगणना की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। अगर आप जनगणना के इतिहास की बात करें तो आपका जो सबसे शुरुआत हुई थी जनगणना की, सबसे आरंभ में जो इसका उल्लेख मिलता है, सबसे प्राचीन उल्लेख या सबसे पहला उल्लेख, तो मैं लिख सकता हूँ प्रथम उल्लेख। जनगणना का प्रथम उल्लेख आपका मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते ही हैं। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि आपकी लिखी थी चाणक्य ने, गुरु चाणक्य ने। चाणक्य का नाम चाणक्य भी हुआ करता था, या फिर विष्णुगुप्त था, या फिर कौटिल्य भी हुआ करता था, और भी कई सारे इनके नाम हैं। यूँ समझ लीजिए कि इनका एक्चुअल बचपन का नेम तो आपका विष्णुगुप्त था। इनकी नीतियाँ, इनके नियम बड़े खतरनाक, कठिन हुआ करते थे, कुटिल हुआ करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया था कौटिल्य। और चूंकि इनके पिता का नाम चणक था और माता का नाम चणकी था, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया था चाणक्य। ये ब्राह्मण हुआ करते थे। और आप सब ये भी जानते हैं कि जो भारत का पहला आपका अखिल भारतीय सम्राट था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य, ये उसके गुरु और प्रधानमंत्री भी रहा करते थे, है ना। खैर इनके बारे में बात हम बाद में करेंगे। तो खैर ये इन्होंने लिखा। अर्थशास्त्र जो है आपकी एक अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक नहीं है, ये आपकी राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। तो राजनीति से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें जनगणना का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। अगर ऑप्शन में आपको ये ना हो तो जनगणना का इसके बाद उल्लेख आपका मिलता है आईने अकबरी में। आईने अकबरी एक्चुअल में है क्या, इस आईने अकबरी को भी जरा ध्यान से समझो। एक आपका अकबर के समय में एक आपका इतिहासकार था, है ना, उसने आपकी पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, अबुल फजल ने। अब इस अकबरनामा में अकबर के जीवन का वर्णन था, और इस अकबरनामा का तीसरा हिस्सा आपका कहलाता है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा हिस्सा है, उसमें भी जनगणना का उल्लेख है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आईने अकबरी अकबरनामा आपकी अबुल फजल ने लिखी थी। तो इनमें आपका मिलता है सबसे पहले जनगणना का उल्लेख। अब जनगणना क्यों आवश्यक है, तो जनगणना के आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि आपको जो सरकार को सुविधाएं देनी है वो आपका जनगणना के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर जनसंख्या कम है, कहाँ पर संसाधनों की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर संसाधनों की कम ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर कैसी फैसिलिटी सुविधाएँ दी जाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी दी जाएँ, सड़क सुविधा कैसी दी जाए। आप इस तरीके से गौर कर सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा इस प्रकार से आपके पास ये राज्य हो गया कोई भी, और इसका इतने क्षेत्र में आपके 200 लोग रहते हैं, और इतने क्षेत्र में आपके 20 या चलो 25 लोग रहते हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यहाँ पर सारी सुविधाओं को यहाँ दिया जाना चाहिए। तो ये हम जनगणना से देखते हैं। और भी बहुत सारे आपके काम हैं जनगणना के भी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो जनगणना का इतिहास हुआ। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, अब चूंकि हमारी जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है, तो उसको कहा जाता है आपका दशकीय जनगणना। तो जो दशकीय जनगणना है, इसकी सबसे पहले शुरुआत आपकी अमेरिका से हुई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दशकीय जनगणना का आरंभ आपका अमेरिका से हुआ था, यूएसए से हुआ था, है ना। और जो आधुनिक प्रकार की जनगणना है वो आपकी स्वीडन में हुई थी सबसे पहले, ये भी ध्यान रखें, 1749 में। चलो ये भी बता देते हैं आपको। जो आधुनिक जनगणना है ये आपकी हुई थी स्वीडन में।
अब जो स्वीडन है ये यूरोप का एक कंट्री है आपका, है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों के तीनों आपके जो है एक आपके स्वीडन में स्वीडन यूरोप में सबसे ऊपर आपके कंट्री पड़ते हैं। जब हम इनको स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, क्योंकि स्कैंडिनेविया पर्वत आपका यहाँ पर है। खैर इस बात को हम यूरोप में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे आपका जियोग्राफी। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहली आधुनिक जनगणना जो हुई थी जिसके तौर पर आजकल की जाती है आपकी स्वीडन में हुई थी 1749 में। आप इसका ईयर भी याद रख सकते हैं 1749, ठीक है जी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे भारत में जनगणना कहाँ पर हुई, कैसे हुई। तो अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना की शुरुआत हुई वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई। तो भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना, ध्यान रखेंगे जनसंख्या शब्द के मतलब अलग हैं, जनगणना के मतलब आपके अलग हैं। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो ने कराई थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा भारत में पहली आपकी नियमित जनगणना, भारत में है ये भी पहली जनगणना, लेकिन आपकी नियमित आपकी आएगी रेगुलर सेंसस। आपके कब हुए नियमित जनगणना? तो नियमित जनगणना आपकी 9 साल बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। और उसके हर 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना होती है। अब ये दशकीय जनगणना है, जैसे 1881 तो 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 इसी तरीके से होती है। और इसी प्रकार से हमारी जनगणना 2011 है। अगली जनगणना 2021 में होगी, जिसके आंकड़े लगभग 22 या 23 तक पूरे किए जाएंगे। तो इसी वजह से जब तक आपके नए आंकड़े नहीं आ जाते तब तक आपके सवाल 2011 की जनगणना से ही बनेंगे। चलिए खैर आगे बात करेंगे। अब बात आई भारत में जो जनगणना कौन कराता है। तो भारत में आपका जनगणना गृह मंत्रालय कराता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जनगणना आपका कराता है आपका गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, MHA। तो गृह मंत्रालय भारत में जनगणना कराता है। और अब जो हमारी 2011 की जनगणना हुई, इस जनगणना के बारे में आप 2 बातें और ध्यान रखेंगे। एक तो पूछेगा आपका इसका ध्येय वाक्य या फिर इसका स्लोगन क्या था, और एक इसका लोगो क्या था। तो मैं 2 बातें आपको बता देता हूँ 2011 की जनगणना में से। तो 2011 की जनगणना का आपका ध्येय वाक्य, जिसको स्लोगन कहा जाता है, चलो मैं हिंदी में ही आपका लिख देता हूँ। और एक आपसे पूछेगा इसका शुभंकर क्या था। शुभंकर मतलब एक आपका लोगो टाइप कह सकते हैं आप, है ना। तो ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारी 2011 की जनगणना है, इसका ध्येय वाक्य हमने रखा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य की, हमारी जनगणना ही हमारा भविष्य तय करेगी। तो ये था आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हमारा इसका ध्येय वाक्य था, है ना। अच्छा अब बात है शुभंकर या लोगो क्या था। तो इसका एक लोगो रखा गया था, एक लेडी टीचर थी जो पढ़ा रही थी और साथ में आपका कंप्यूटर था। तो उनको कहा जाता है प्रगणक शिक्षिका। इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया आपका प्रगणक शिक्षिका। और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको लिख सकता हूं कि कंप्यूटर के साथ शिक्षिका, कंप्यूटर के साथ शिक्षिका, ए लेडी टीचर विद कंप्यूटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये हमारा इसका लोगो था। अब इन जनसंख्या के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो 2 पॉइंट आपके और बीच से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सबसे जो जनसंख्या आपकी है वो हर बार बढ़ती है। जैसे 2011 से 21 से तो जनसंख्या फिर बढ़ रही है, 21 से 31 में चलो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सारी संभावनाएं बढ़ने की हैं। ऐसी 2001 से 2011 की जनगणना बढ़ी है ना। तो 1991 से 2001 की जनगणना बढ़ी थी। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल और केवल एक बार जनसंख्या हमारी कम हुई है और सबसे ज़्यादा कब बढ़ी है ना। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो 1911 से 1921 के बीच में, तो ये सन आप बहुत तरीके से ध्यान रखेंगे 1911 से 1921,
1911 से 1921 के मध्य क्या हुआ था, हमारी जनसंख्या में कमी आई थी। जनसंख्या में 0.31% की कमी दर्ज की गई थी। वो समय था जब गांधीवादी आंदोलन, गांधीवादी राजनीति शुरू हुई थी। 1915 से गांधीवादी राजनीति को शुरू माना जाता है। तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन, वो इसी समय का आपका रहा है, इसी बीच का। तो ये जनसंख्या में कमी आई थी, इसी वजह से 1921 को एक संज्ञा दी गई है। इसको आपका कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। ये पूछेगा जनसंख्या में महान विभाजक वर्ष आपका कौन सा है, महान विभाजक वर्ष। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। तो कारण क्या था, कारण ये था इस समय अकाल पड़े थे आपके, और ब्रिटिश सरकार ने राहत उतनी, मदद उतनी नहीं की थी जितनी की होनी चाहिए। साथ में महामारियां फैल रही थी, खासकर से प्लेग इस समय आपका बड़ी मात्रा में फैला हुआ था, और तो इसी वजह से जनसंख्या आपकी बढ़ने की जगह कम हो गई। तो एकमात्र आपका ऐसा है कि जब से आपकी जनगणना शुरू हुई है 1872 से, तब से एक बार जनसंख्या हमारी घटी है। ये तो हो गई। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे सबसे अधिक जनसंख्या आपकी बढ़ी कब है, तो 1961 से 1971 के स्लॉट में, 1961 से 1971 के मध्य जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अब सबसे ज्यादा वृद्धि कितनी हुई, अगर आपसे प्रतिशतता पूछेगा तो आपकी लगभग 24.8%, तो लगभग 1/4 25% के आसपास है ना। तो आप नॉर्मली ध्यान रख सकते हैं 1/4 जनसंख्या बढ़ी थी, तो जो कि आपकी बहुत खतरनाक तरीके से आप उसको बढ़ा हुआ मानोगे, है ना। खैर, इसके बाद अब हमारी जो 2011 की जनगणना हुई थी, इसके जो आपके मुख्य आयुक्त हुआ करते थे वो आपके डॉक्टर चंद्रमौली हुआ करते थे। तो ध्यान रखेंगे 2011 की जनगणना के जो मुख्य आयुक्त हैं, चलो यही नहीं लिखते, इसको खत्म कर दें हैं। 2011 की जनगणना के मुख्य आयुक्त डॉक्टर चंद्रमौली हुआ करते थे। मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर डॉक्टर सी चंद्रमौली। और जनगणना 2011 की थी। आपसे पूछा जाएगा इसका अंतिम आंकड़ा कब पेश किया गया था, तो 30 अप्रैल 2013 में अंतिम आंकड़ा पेश किया गया था, लगभग आपका 1.5 साल बाद। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2021 की जनगणना है उसके आंकड़े 2022 या 23 तक आएंगे। उम्मीद है इस बार कुछ जल्दी आ जाएं, क्योंकि आपका डिजिटलाइजेशन आपका हो चुका है। आधार कार्ड आपका बहुत ज़्यादा सहायता करेगा इसमें, पैन कार्ड या जितने भी सरकार ने चीज़ों को डिजिटल किया है, तो ये जनगणना में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा सहायक होगा। खैर, अगर हम देखना चाहें तो अंतिम आंकड़ा 2011 की जनगणना का कब पेश किया गया था, अंतिम आंकड़ा ये आपका 30 अप्रैल 2013। तो हम जो आंकड़े पढ़ेंगे वो 2013 के आंकड़े पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनगणना के बारे में कुछ आपके नॉर्मल फैक्ट हुए। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे अब हमारी जनसंख्या कितनी है और कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर साक्षरता कितनी है, तो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर मैं बात करना चाहूँ भारत की कुल जनसंख्या, हमारी जनगणना में कुल जनसंख्या आपकी कितनी आई है, तो आप इसको सही तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो हमारी कुल जनसंख्या आपकी आई है 12, 10, 19, 34, 22 इतनी है। मतलब अगर हम इसको कहें कि 1,21,01,93,422 इतनी हमारी जनसंख्या आई है, जिसको साधारण लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि 121 करोड़ इसलिए कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो 1.21 अरब।
ठीक है, लगभग 1.25 अरब के आसपास है आपका, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमारी जनसंख्या आपकी कितनी है, आपकी 1.2 करोड़ है। पूरे आंकड़े अगर आप ध्यान ना रख सकें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी 12, 10, 19, 34, 22 आसान से आपका आंकड़ा पेश किया आपका इस बार आया है। खैर, अब आगे जरा इसमें ध्यान से देखिए, जो हमारी जनसंख्या, इतनी जनसंख्या है, अगर मैं इसमें मेल और फीमेल की बात करूं तो इसमें मेल 51.47% रहे। तो ये जो हमारी जनसंख्या हुई, इस जनसंख्या में अगर मैं मेल की बात करूं, पुरुष की बात करूं, तो आपके 51.47% रहे, जबकि फीमेल आपकी कितनी रहेंगी, आपका 48.53% आपके रहेंगे। ठीक है, इस बार जनसंख्या में न्यूट्रल जेंडर आपका जो है ट्रांसजेंडर को भी लिया जाएगा, तो अगले आंकड़े आपके चेंज होंगे, लेकिन फिलहाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जो हमारी जनसंख्या है उसमें आपकी वृद्धि कितनी हुई है 2011 से 2001 से अगर हम उसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे तो कुछ वृद्धि हुई है। तो हमारी वृद्धि 18.18 करोड़ की हमारी वृद्धि हुई है। तो हमारी 2011 से अगर मैं वृद्धि की बात करता हूँ तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं आपकी 2011 नहीं 2001 की तुलना में वृद्धि। तो वृद्धि में दो तरीके से पूछेगा, वो आपकी या तो प्रतिशतता या फिर संख्या। तो संख्या पूछेगा तो आपकी लगभग 18.18 करोड़ इतनी आपकी जो है इसमें वृद्धि हुई है। जबकि अगर ये आपकी संख्या है, और अगर इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आपकी परसेंटेज कितनी है, आपकी परसेंटेज रही है 17.22% की वृद्धि हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि हमारी जितनी वृद्धि हुई है 10 साल में, तो केवल और केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या इनसे ज़्यादा है। बाकी सब देशों की जनसंख्या हमारी वृद्धि से भी कम है। तो इसलिए अब भारत पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा भार है। कितना भार है आप इसको इस आंकड़े से समझ सकते हैं। अगर आप भारत की बात करोगे तो भारत पर जो विश्व का क्षेत्रफल है, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है, जितनी लैंड है, उसका लगभग 2.5% भारत के पास है। लेकिन इस लैंड पर जनसंख्या कितनी है भारत पर? अब इस आंकड़े को देखिए आपकी आंखें शायद आपको क्या नाम टेंशन होनी लाजमी है। तो आपकी जनसंख्या लगभग 17.5% है, 17.54%। अब ये आंकड़े आपके इसीलिए चौंकाने वाले हैं, इसीलिए भारत जो है कोशिश ये कर रहा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। क्यों किया जाए, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्षेत्रफल भारत का केवल 2.5% है, जनसंख्या हमारे पास 17.5% है। पूरी दुनिया में जनसंख्या के आधार पर या आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत का दूसरा स्थान है। आप सबको पता है, पहला स्थान आपका चीन का है। अब चीन और भारत में अगर आप यहीं पर डिफरेंस क्रिएट करना चाहोगे तो चीन की जनसंख्या लगभग आपकी 150 करोड़ के आसपास है। कोई बात नहीं, भारत से ज़्यादा है। तो आप ये लगाइएगा कि उसकी जनसंख्या भारत से लगभग 15% के आसपास ज़्यादा होगी, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना क्षेत्रफल है। तो आप ये लगाइए, तो चीन के पास क्षेत्रफल आपका कितना है, लगभग जो है 6% के आसपास पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल घेरता है। जबकि आपकी जनसंख्या वो कितनी घेरेगा, आपका लगभग 19 या 20%। तो ये एक आपका भारत के भविष्य के लिए, भारत के संसाधनों के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए आपका बहुत खतरनाक है। लगातार जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो हमें खपत ज़्यादा होगी, और खपत ज़्यादा होने के लिए दो चीज़ें आवश्यक होंगी। या तो आपके पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त इतना खनिज हो कि आप उसको निकालें और आप उस तरीके से अपना जीवन यापन करें, अन्यथा आपका आयात निर्यात, बल्कि निर्यात तो नहीं, फिर आपका आयात बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और अगर ये नहीं होगा तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपकी गरीबी आपकी बढ़ेगी, बेरोजगारी आपकी बढ़ेगी, और कई बार गरीबी बेरोजगारी होती है तो आपके जुर्म बढ़ते चले जाते हैं ना, तो अपराधों की में संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारे के सारे आंकड़े आपके जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, आपके पास संसाधन तो उतने ही हैं, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उन पर लोड आपका अधिक बढ़ेगा, है ना। तो आप बिल्कुल आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि एक कार में जिसमें पहले 5 आदमी बैठते थे, आजकल उस कार में 8 आदमी बैठ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है बैठने वालों को भी दिक्कत होगी और कार को भी दिक्कत होनी है, उसकी इंटीरियर बॉडी को भी होनी और उसके इंजन में भी दिक्कत, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होनी है। तो यही खैर चल रहा है। तो इस बात पर चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, हम देखेंगे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या, और दूसरी हम बात करेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या। देखते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, भारत में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। तो अगर मैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में, आप सबको पता है, हमारे ही यूपी में है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप एसएससी और बैंकिंग और यूपी पुलिस कांस्टेबल और क्लर्क जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की, तो आपको केवल सबसे अधिक सबसे कम का एक एक राज्य याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नज़र लोअर पीसीएस या फिर एसएससी सीजीएल या उससे अपर एग्जाम्स के लिए है ना, तो आपको फिर एनडीए सीडीएस के लिए है, तो आपको कम से कम तीन आपके राज्य याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। नंबर 2 पर आपका आता है महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे MH शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। नंबर 3 पर आपका बिहार है। बिल्कुल धोखा नहीं खाएंगे, नंबर 2 पर बिहार नहीं है, ध्यान रखेंगे। हालांकि कुछ लाख का ही अंतर है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। तो ये आपकी जनसंख्या होगी सबसे अधिक। लेकिन अगर मैं सबसे कम जनसंख्या के बारे में बात करूं आपका, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में आपकी जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा आपकी है सिक्किम में। सिक्किम के बाद आपकी नंबर 2 पर आपका मिजोरम है और नंबर 3 पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, आप सबको पता है। और सिक्किम 7 सिस्टर्स या पूर्वोत्तर भारत में काउंट नहीं किया जाता, ये भी आपको पता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे कम किसकी है। अच्छा, अगर इसमें ही आपसे सवाल पूछेगा वो कि केंद्र शासित राज्यों में किसकी है, तो ये केंद्र शासित राज्य नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली की है, जबकि सबसे कम जनसंख्या आपकी लक्षद्वीप की है, ठीक है, जिसको लक्का दीवा भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये तो हमारे पास आंकड़े सबसे अधिक जनसंख्या के, सबसे कम जनसंख्या के। अब हम बात करेंगे जनघनत्व की। चलो जी, देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी इसको कहा जाता है। एक्चुअल में जनघनत्व होता क्या है, आप इसको बहुत आसानी से यूं समझिए कि मान लीजिए ये 2 आपके एरिया हैं, एरिया बी और एरिया ए। ये एरिया ए, ये एरिया बी। तो इसका जो एरिया है वो लगभग 200 या 2000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। दोनों के एरिया बराबर ले रहा हूँ। अब इस 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने लोग रहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं और यहाँ पर आपके 4 लाख लोग रहते हैं। अब देखो, यहाँ पर 1 लाख लोग हैं, यहाँ पर 4 लाख लोग हैं। तो सवाल यहाँ पर ये हुआ कि एक व्यक्ति को कितनी ज़मीन मुहैया होगी, उसके हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी। तो कैसे पता लगाएंगे आप, 2000 को डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, बिल्कुल सीधा सा आंकड़ा है। तो इसी आपको डिवाइडेशन से जो आपको आंकड़ा प्राप्त होगा उसको जनघनत्व कहा जाता है। जनघनत्व का मतलब है, अगर आप 1 किलोमीटर जिसकी भुजा हो, आप ऐसा वर्ग खींचें तो उसमें ऑन एन एवरेज औसतन कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको जनघनत्व कहा जाता है, ठीक है जी। तो भारत का अगर आप जनघनत्व की बात करोगे तो आपका 382 है, 382। तो पूरे भारत का आपका जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या 2011 से बढ़ी, 2001 से जनसंख्या बढ़ी है हमारी, तो जनघनत्व भी बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा है, तो 57 की इसमें वृद्धि हुई है
है ना। तो 2000 अगर एक की बात करोगे आपका कितना होगा, आपका दो, इसमें 57 माइनस कर लेंगे, आपका उतना जनघनत्व होगा। तो अब हम ये देखेंगे सबसे अधिक जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं और सबसे कम जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व वाले कौन से राज्य हैं। तो दो आंकड़े आपके पास ये आएंगे, सबसे अधिक जनघनत्व आपका किन राज्यों का है, सबसे अधिक जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं, और दूसरा आपका आएगा सवाल आपके पास आंकड़ा सबसे कम जनघनत्व। तो अगर बात करना चाहेंगे तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा आपका बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर आपका केरल का है। तो सर्वाधिक जनघनत्व आपका बिहार का है, मैं 3 या 2 राज्य लिख देता हूँ, है ना। दूसरा आपका वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल का है, और थर्ड वन इज आपका केरल, तीसरा आपका केरल का है। ठीक है, पहले 3 में यूपी का कोई स्थान जनघनत्व में नहीं है, क्योंकि यूपी का एरिया भी आपका ठीक ठाक बड़ा एरिया है। इसके अलावा अगर आप सबसे कम जनघनत्व के बारे में आप बात करना चाहोगे तो आपका अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम 3 राज्य आपके आते हैं यहाँ पर। अरुणाचल, ये वही 3 राज्य हैं जो ऊपर भी थे, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ पर तीनों में जनसंख्या भी सबसे कम ही है, ये भी लास्ट 3 में ही थे, और जनघनत्व भी सबसे कम ही है, यहाँ भी लास्ट 3 में है। बस जनसंख्या में इनका थोड़ा क्रम चेंज था, पहले सिक्किम था, फिर मिजोरम था, फिर अरुणाचल था, यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये आपका हुआ जनघनत्व। अच्छा, अब इसके बाद हम ये देखें कि सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि किस राज्य ने की है। जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई, सबसे कम कहाँ पर हुई। तो 2 आंकड़े में इसी के नीचे आपका लिख लेता हूँ कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि, सबसे अधिक जनसंख्या में जो आपकी वृद्धि हुई है इसको वृद्धि दर भी आप कह सकते हैं, और दूसरा आप याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जो दर्ज की गई है आपकी मिजोरम में दर्ज की, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है, मेघालय में दर्ज की गई है, और फिर अरुणाचल में दर्ज की गई है। जबकि अगर मैं सबसे कम वृद्धि की बात करूंगा तो जो सबसे कम वृद्धि है आपकी वो आपकी नागालैंड, केरल और आपका गोवा में दर्ज की गई है। नागालैंड, केरल और गोवा, इन 3 राज्यों में आपकी दर्ज की गई है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें आपके आंकड़े फिर वही आएंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका केंद्र शासित राज्य में आप में किस में है, तो ध्यान से समझेंगे आपका दिल्ली में है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से केंद्र शासित राज्य में है, अंडमान निकोबार में है ना। और सबसे अब बात करना चाहोगे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कौन से राज्य में हुई, तो मेघालय में। लेकिन कौन से केंद्र शासित राज्य में आपकी, तो दादरा और नगर हवेली में आपकी हुई है, दादर और नगर हवेली में हुई है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि आपकी लक्षद्वीप में आपकी दर्ज की गई है ना। तो लक्षद्वीप बहुत छोटा सा आपका राज्य है, बहुत बड़ा आपका राज्य है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब आपका जेंडर रेशो कितना है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा जेंडर रेशो। होता क्या है जेंडर रेशो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत का कितना है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है ना। चलिए, अगला हमारा पॉइंट होगा नंबर 3, इस पर हम बात करेंगे आपका लिंगानुपात या जेंडर रेशो, GR कहा जाता है इसको, लिंगानुपात। देखो जी, लिंगानुपात का मतलब है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये 1000 में से निकालते हैं, ठीक है। पुरुष और महिलाओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। अगर मैं आपका लिखना चाहूँ, महिला और पुरुष का अनुपात, महिला व पुरुष अनुपात संख्या में आपका कहलाता है लिंगानुपात, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है 1000 में से काउंट किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 100 में से इसको नहीं निकालते। तो पूरे भारत का लिंगानुपात आपका 943 है, 943 पर 1000। इसका मतलब क्या हुआ
कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, मतलब महिलाओं की भारत में कमी है, पुरुषों की आपकी अधिकता है। और अब चूंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो लिंगानुपात आपका बढ़ा या कम हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे 10 की वृद्धि हुई है। 2001 के आंकड़ों में ये संख्या 933 थी, इस बार बढ़कर के 943 हो गई है। हालांकि अच्छी बात है, इसको कम से कम आपका पूरा तो हो 1000 के आसपास तक तो आपका आए। इसके बाद आगे बात करेंगे। अब हम ये देखेंगे आपका जो लिंगानुपात है सबसे अधिक कहां पर है, सबसे कम कहां पर आपका है। तो 2 पॉइंट आपके पास बनेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा सबसे कम लिंगानुपात। मिनिमम जेंडर रेशो और आपका मैक्सिमम जेंडर रेशो। तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल में है, फिर तमिलनाडु में, फिर आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सबसे अधिक आपका केरल में है, उसके बाद नंबर 2 पर आपका तमिलनाडु, और नंबर 3 आपका आंध्र प्रदेश में है। जबकि सबसे कम की आप बात करोगे आपका हरियाणा में आपका लिंगानुपात है। हरियाणा के से थोड़ा अधिक आपका पंजाब में है, और उससे थोड़ा अधिक आपका जम्मू और कश्मीर में है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप इसमें एक बात और ये भी ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को अब 2 राज्यों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और ऐसी एक नया राज्य हमारा बनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में बनाया गया, इसको 2019 में किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके जो नए राज्य हैं इनका जिक्र 2021 की जनगणना में होगा। 11 की जनगणना के लिए तेलंगाना जैसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि आंकड़े 2013 में ही पेश किए जा चुके हैं, है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप ये ना समझें कि यहाँ लद्दाख या जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पर उसकी बात है जो आपका पहला वाला जम्मू कश्मीर था हमारा 2011 वाला, मतलब 2019 से पहला वाला आपका जो जम्मू कश्मीर था। तो ये आपके आंकड़े हुए किसके, हमारे लिंगानुपात के। ठीक है जी, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इसमें ये भी देखेंगे कि अगर आपसे सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित राज्यों में पूछा जाएगा तो आपका पुदुचेरी में है, जिसका नाम पहले पौंडीचेरी हुआ करता था। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित राज्य आपका कौन सा है, तो दमन द्वीप में आपका है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए खैर, इसके बाद हम नंबर 4 पॉइंट पर बात करेंगे, साक्षरता पर, लिटरेसी पर। पहली बात तो साक्षरता होती क्या है। तो साक्षरता की परिभाषा के अनुसार जो व्यक्ति अपना नाम पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है जी। तो अब अगर साक्षरता की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, 2 सवाल हमारे पास तैयार होते हैं। तो पहला सवाल आपका यही होगा कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, और दूसरा पॉइंट आपका ये पैदा सवाल ये बनेगा कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है। अच्छा बच्चे, आप इसमें ये ध्यान रखेंगे, आपको जो आंकड़े कराए जा रहे हैं ये, इसके अलावा हम इसमें धर्म आधारित जनगणना भी देखेंगे, एससी के बारे में बात करेंगे, एसटी के बारे में बात करेंगे, दिव्यांग या विकलांग के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं, हम शिशुओं के बारे में बात करेंगे, ग्रामीण शहरी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो हम बहुत सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो खैर, सबसे अधिक ग्रामीण आपकी साक्षरता आपकी केरल में है, फिर मिजोरम में है, फिर आपकी गोवा में है। तो 3 हमारे पास आपके आंकड़े हैं। सबसे अधिक साक्षरता केरल में दर्ज की गई है, फिर आपकी मिजोरम में दर्ज की गई है, और साथ ही साथ आपकी दर्ज की गई है गोवा में। तो केरल में पुरुषों की भी सबसे अधिक है और महिलाओं की भी सबसे अधिक है। जबकि सबसे कम साक्षरता की बात करना चाहें तो आपकी बिहार में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, और नंबर 3 पर आपका रहा राजस्थान, थर्ड लास्ट, है ना। तो पुरुषों की भी साक्षरता बिहार में सबसे कम है और महिलाओं की भी साक्षरता कम है, और कुल साक्षरता भी आपकी कम है। यहाँ से फिर वही 2 सवाल बनेंगे, सर अगर ये केंद्र शासित राज्यों में पूछा जाएगा तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम दादर और नगर हवेली में आपकी दर्ज की गई है। तो जाहिर सी बात है आप इसको समझ जाएंगे। चलिए खैर, इसके अलावा आगे हम बात करेंगे निवास के आधार पर जनगणना की बात करते हैं, जनसंख्या की। निवास का मतलब कितने लोग ग्रामीण हैं, कितने लोग शहरी हैं। तो अगर हमारी मैं बात करूं कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या तो लगभग हमारी 121 करोड़ है। हम मोटे मोटे आंकड़े यूं ले लेते हैं, आपका 121 करोड़।
आंकड़ों में से, इन आंकड़ों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, सबसे अधिक और सबसे कम। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत में और शहरी जनसंख्या आपकी कितनी है। शहरी जनसंख्या, शहरी मतलब आपका अर्बन पॉपुलेशन, और यहाँ पर आपकी ग्रामीण का मतलब आपका जगह रूरल पॉपुलेशन। समझते हैं भारत में ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है। तो भारत की जो जनसंख्या उसका आपका 68.1% आपके ग्रामीण है, 68.8% आपके ग्रामीण आपके हो गए, है ना, 68.8%। जबकि शहरी की बात करोगे तो आप इसको 100 में से घटा लेंगे, आपका 31.2%, 31.2% आपके क्या हो गए भारत में ग्रामीण हैं। अगर आप इनकी बात, ये तो प्रतिशतता होगी, अगर आप इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या आपकी लगभग 84.4 करोड़ के आसपास इनकी संख्या बैठेगी। तो मतलब भारत में आपका लगभग 85 करोड़ के आसपास ग्रामीण है, जो कि एक बड़ी जनसंख्या को कवर करता है। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि दुगने से भी अधिक जनसंख्या है ग्रामीण भारत में, है ना। तो मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की दुगनी है ना। हालांकि दुगने से अधिक है आपकी, लेकिन फिर भी आपकी दुगनी है। इसके अलावा अगर आप शहरी की बात करोगे तो आपके लगभग 31 करोड़, आपके 31.2% है, जो कि आपका 37 करोड़ के आसपास बैठेगा 37.7 करोड़। ठीक, तो ये हमारे हो गए ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े। अब अगले सवालों पर हम बात करेंगे सर, सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ पर हैं, सबसे कम ग्रामीण कहाँ पर हैं, सबसे अधिक शहरी कहाँ पर हैं, सबसे कम शहरी कहाँ पर हैं। अब इन पॉइंट्स को आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लियर आपका बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको उतने ही सही तरीके से आपको बताया जाए। तो आपके सामने दो आंकड़े मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि सबसे अधिक ग्रामीण, सबसे अधिक ग्रामीण, और दूसरा आपका सवाल यहां से बनेगा सबसे कम ग्रामीण। अब देखो ये इतना कंफ्यूजन क्यों है, सबसे अधिक ग्रामीण भी दो भागों में बटेगा, सबसे कम ग्रामीण भी। एक तो आपका बटेगा कि सर वो संख्या के आधार पर आप बताइए कि सबसे अधिक ग्रामीणों की संख्या कहाँ पर है, और एक पूछेगा प्रतिशतता के आधार पर बताइए, है ना। और ऐसे यहाँ पर आपका संख्या के आधार पर और आपका प्रतिशतता के आधार पर, संख्या के आधार पर और परसेंटेज। तो इसी वजह से आपके ना आंकड़े आपके थोड़े इसमें कंफ्यूज करने वाले आपके आंकड़े होते हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे अधिक ग्रामीण कहाँ पर हैं लेकिन आपके संख्या के आधार पर, तो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। तो सबसे अधिक आपके हैं यूपी में, यूपी के बाद आपके बिहार में है, और बिहार के बाद आपका WB मतलब वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। जबकि अगर मैं परसेंटेज या प्रतिशतता के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण की बात करता हूं तो आपके हिमाचल प्रदेश, HP मतलब हिमाचल प्रदेश में है, नंबर 2 पर कोई चेंज नहीं है आपका बिहार में है, और नंबर 3 पर आपके आसाम में है, असम में है। आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा। सवाल पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक ग्रामीण कहां पर हैं, उसने ना दिया संख्या ना प्रतिशतता, तो आपका सीधा आंसर यूपी लगाना है। वो आपका सवाल अंडरस्टूड है, प्रतिशत आपका संख्या में चेक करेगा। लेकिन पूछेगा कि भारत के किस राज्य में ग्रामीणों की प्रतिशतता सर्वाधिक रही, तो आपकी कहाँ पर रही है, हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही आपका सवाल बनेगा सबसे कम ग्रामीण कहाँ पर है संख्या के अनुसार, और सबसे कम ग्रामीण कहाँ पर आपकी प्रतिशतता के अनुसार। तो संख्या सिक्किम, मिजोरम और गोवा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक आपके हैं सिक्किम में, सॉरी सबसे कम आपके हैं सिक्किम में, फिर आपके हैं मिजोरम में, और फिर आपके हैं गोवा में। तो सवाल क्या हुआ आपका कि सबसे कम ग्रामीणों की संख्या कहाँ पर है, सिक्किम में। सिक्किम के बाद दूसरा राज्य आपका मिजोरम है, तीसरा राज्य आपका गोवा है। लेकिन अगर प्रतिशतता पूछेगा तो प्रतिशतता इनका उल्टा हो जाएगी, सबसे कम प्रतिशतता आपकी गोवा में है, फिर मिजोरम में है। बस सिक्किम की जगह आपको तमिलनाडु याद रख लेना है। तो सबसे कम आपके हैं गोवा में, गोवा के बाद आपके मिजोरम में, और मिजोरम के बाद आपका तमिलनाडु में।
तो इन आंकड़ों में आपको मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियरली आपके आंकड़े चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण संख्या के आधार पर, सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशतता के आधार पर, सबसे कम ग्रामीण संख्या के आधार पर, सबसे कम ग्रामीण प्रतिशतता के आधार पर। अब यही चारों बातें हम करेंगे आपके शहरी जनसंख्या के लिए। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रामीण की जगह शहरी लिख देता हूँ और ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो हम बात करेंगे सबसे अधिक शहरी अर्बन और सबसे कम शहरी। तो आपका सवाल क्या बनेगा कि सबसे अधिक शहरी संख्या कहाँ पर है, या सबसे अधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है, और सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता कहाँ पर है। तो सबसे अगर मैं संख्या की बात करूँगा तो आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आपकी है। तो सबसे अधिक आपकी है महाराष्ट्र में, नंबर 2 पर शहरी में आपका रहा है अब यूपी, और नंबर 3 आपका रहा है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु में परसेंटेज कम थी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अच्छा, अगर सबसे अधिक शहरी में प्रतिशतता की बात करूं, प्रतिशतता आपकी कहाँ पर रही है, तो गोवा में है, मिजोरम में है और तमिलनाडु में है। तो ये आप ध्यान रखें, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। गोवा, मिजोरम और तीसरा तमिलनाडु। आंकड़े कुछ कंफ्यूज करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप ना हो, बहुत आसानी से समझें भाई। जहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर आप लॉजिकली भी देखना चाहें, जहाँ पर आपके ग्रामीण सबसे कम थे तो वहाँ पर आपके शहरी प्रतिशतता में सबसे अधिक हो रहे हैं, है ना। गोवा की अगर आप बात करेंगे, चलिए खैर आगे बात करेंगे सबसे कम शहरी कि जहाँ पर संख्या तो है लेकिन शहरी आपके जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो आपके कम हैं। पर अच्छा, यहाँ पर आंकड़े जो आपके प्रतिशतता के अनुसार हों या संख्या के अनुसार, दोनों सेम है, कोई बदलाव नहीं है पहले 3 में। तो आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है, तीनों पूर्वोत्तर भारत में। सिक्किम नहीं है आपका, सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड। जबकि प्रतिशतता के अनुसार भी आपका बिल्कुल हूबहू यही आंकड़े हैं, आपके डिक्टो हैं आपके सिक्किम, अरुणाचल एंड थर्ड वन इज नागालैंड। तो आप इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसे उतारें आगे। अगले हम बात करेंगे 0 से 6 वर्ष के बच्चों की या शिशु संख्या के, शिशु जनगणना के बारे में। उतारें आप। अब अगला पॉइंट हमारा इसमें आएगा शिशु जनगणना, है ना। तो शिशु 0 से 6 वर्ष के लिए आपका लिया जाता है। 0 से 6 वर्ष की शिशु गणना। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, अब बात है सर 0 से 6 वर्ष का ही क्यों काउंट किया जाता है, ये इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि 0 से 6 वर्ष के बच्चे ही जो हमारे बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। तो आने वाली जनगणना के क्या आंकड़े होंगे, मान लीजिए आपको 2061 के आंकड़े लेने हैं, तो अब आज की 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, 2011 की और 2021 की, इन तीनों को देख करके ही आप आने वाले समय का अनुमान भी लगा सकते हैं। तो ये अनुमान के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो हमारे पास जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग आपका 13.6%, तो कुल जनसंख्या का 13.6% आपका लगभग क्या है, शिशु हैं, है ना। अगर आप आंकड़ों की बात करना चाहें तो आपका 121 करोड़ का 13.6%, मतलब आपका लगभग 15 से 16 करोड़ के आसपास संख्या शिशुओं की है हमारी। अब जो आपके शिशु हैं, ये इनका लिंगानुपात कितना रहा, इनका जेंडर रेशो कितना रहा, इसके बारे में हम बात करना अगर चाहें तो, अगर मैं इन 0 से 6 वर्ष का शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करूं, जो आपके बहुत ही बेकार आपके आंकड़े हैं, केवल और केवल 919 है इनका लिंगानुपात।
मतलब 1000 बालिकाओं पर 1000 बालकों पर 919 बालिकाएं हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में समस्या और ज़्यादा भयावह हो रही है। और ये दिखाता है कि हमारे समाज में नारी की स्थिति या लड़कियों के जन्म को अभी भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। कुछ लोग हैं बहुत अच्छे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस आंकड़े को लगातार घटा रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए खतरा है, एक बड़ा खतरा है। चलिए खैर आगे बात करते हैं। अच्छा अगर हम देखें 2001 से इसकी कंपेयर करें तो 8 की कमी आई है, -8 हुआ है। पहले 927 थी शिशु लिंग अनुपात 2001 में, लेकिन अब कमी आई है। तो इसका मतलब लगातार कन्या हत्या, भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, और बच्चों में खासकर से बच्चियों की हत्याएं हो रही हैं, जो कि आपका आंकड़ों के अनुसार आपका गलत है ना, जो आंकड़ों के अनुसार है, मैं आपके उस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए खैर आगे हम बात करेंगे सबसे अधिक बच्चे कहाँ पर हैं और सबसे कम बच्चे आपके कहाँ पर हैं। तो अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय तीनों ही पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। तीनों में ही आपके सर्वाधिक आपके शिशु हैं, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय। तो सबसे अधिक शिशु और सबसे कम शिशु। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक शिशु आपके अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय में है। जबकि सबसे कम शिशुओं की बात करोगे आप हरियाणा में है, फिर पंजाब में है और फिर आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ध्यान करेंगे हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो शिशु मृत्यु दर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। तो अगर मैं शिशु मृत्यु दर की बात करूँ, चलो मैं आपका यहीं पर लिख देता हूँ, शिशु मृत्यु दर, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे अधिक और सेकंड वन इज आपका मिनिमम, या फिर आप यूं कह सकते हैं सबसे कम। तो जो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर आपकी दर्ज की गई है आपकी मध्य प्रदेश में की गई है, एमपी, मध्य प्रदेश, और सबसे कम आपकी गोवा में है, या फिर इसका आंसर मिजोरम भी हो सकता है, दोनों में बराबर है। मतलब यहाँ पर आपकी 59 है कि 1000 बच्चों में से 59 बच्चे, 59 बच्चे यहाँ पर आपके उनकी डेथ हो जाती है 6 वर्ष से पहले सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जबकि आपकी यहाँ पर 11 की हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ कमी है, कुछ आपके बहुत सारे कारण हैं बच्चों के डेथ के लिए, बच्चों की या सभी की डेथ के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन खासकर से बच्चों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ आंकड़े और बताता हूँ जो कि आपके बड़े एक समाज में एक अंतर पैदा करने वाले आंकड़े हैं, जो कि आपका लिंग के अंतर को पैदा कर रहे हैं। जैसे कि शिशु मृत्यु दर जो है वो शहरों में केवल 29 है, 29 आपका शिशु 1000 में आपका जो है उनकी डेथ हो रही है। उसका कारण ये है, शहरों में कुछ लोग समझदार भी हैं, वो बेटे बेटी को समान दर्जा भी देते हैं। भाई इसका अर्थ, कहने का अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि गाँव में लोग समझदार नहीं हैं, आप इस बात को ध्यान से समझें। अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं या बहस हो रही है और एक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूँ, इस बात का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति गलत है, पहला वाला अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि गांव और शहरों में 1000 में से 29 बच्चों की मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं शहरों में, और साथ ही साथ शहरों में ये भी आपकी जो है बच्चे और बच्चियों में, लड़के लड़कियों में अंतर कम है। ठीक, गांव की बात करें तो गांव में यही आंकड़ा आपका है 48 है ना, तो लगभग आपका 1.5 गुना है, बल्कि 1.25 गुना आपका आंकड़ा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसका सबसे बड़ा कारण तो गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का ना पहुंच पाना है। अब तो खैर धीरे धीरे पहुंच रहा है ना। आयुष्मान योजना चल रही है, आधार कार्ड आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा दे रहा है, और आप भी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। धीरे धीरे आपके जो है बहुत सारे गाँव में नए हॉस्पिटल्स आपके लगातार बनाए जा रहे हैं, एम्स की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और जो गाँव हैं जो
आपके पगडंडी वाले गांव थे उनको राष्ट्रीय राजमार्गों से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। तो सारी चीज़ें आपके बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा अगले आंकड़े आप देखेंगे, बड़े दुविधापूर्वक आंकड़े हैं, बड़ा ऐसा है, आंकड़ों को पढ़ के बड़ा दुख होता है। अगर आप शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इन शिशु मृत्यु दर में 2 प्रकार के शिशु होंगे भाई। एक शिशु तो आपके होंगे बालक और एक आपकी होंगी बालिकाएं। अब देखो 1000 पर कितने बालकों की डेथ हो रही है आंकड़ों के अनुसार और कितनी बालिकाओं की हो रही है, तो बालक तो केवल 13 और बालिकाएं आपकी 46। ये शब्द मैंने इसलिए कहा था कि भारत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि, या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की महिला आपकी बच्चियों के जन्म को, लड़की के जन्म को दुख का कारण मानते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी का कारण मानते हैं, हीन भावना से देखा जाता है। आंकड़े पेश कर रहे हैं आपका लगभग 3.5 गुना ज़्यादा डेथ है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, और इसमें लगातार भ्रूण हत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत एक ऐसा अजीब देश है जिसके बारे में एक कई सारी बातें हमारी बहुत अच्छी बातें हैं। एक आपका जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भारत में, लेकिन कई सारी चीज़ें भारत में ऐसी भी होती हैं आपके समाज में, आपके आसपास, जो कि आप चाहकर भी समझ नहीं पाते। एक तरफ हम देवियों, महिलाओं को देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और एक तरफ के आपके आंकड़े आपके सामने हैं, इसके लिए मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। आपको आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं, 3.5 गुना अंतर है। तो 3.5 गुना अंतर का मतलब आप समझ सकते हैं। खैर, आगे की बात करते हैं, इस बात को छोड़ते हुए। कभी पॉलिटी के मुद्दे हैं, जब कभी आपको ऐसे राइटिंग आपकी होगी, आपकी क्लासेस लगेंगी, उसमें आपको बताया जाएगा। चलिए खैर आगे बात करेंगे। ये जनसंख्या होगी। इसके अलावा हम बात करना चाहें, शिशु हो गए आपके, लिंगानुपात, हाँ हम बात करेंगे धर्म आधारित जनगणना की, है ना। तो धर्म आधारित जनगणना आपकी इस बार की क्या हुई है, 2011 की। धर्म आधारित जनगणना, तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, या फिर एसएससी सीजीएल के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए वगैरह के लिए, इन चीज़ों को आपका ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर सकता है। तो देखो हम यहाँ पर 6 धर्मों की बात करेंगे। मुख्य धर्म आपके बहुत सारे हैं। तो सबसे अधिक जो आपके रहे हैं संख्या के अनुसार, वो आपके हिंदू रहे हैं, और जिनकी प्रतिशत आपकी 80.5% थी। नंबर 2 पर आपकी मुस्लिम जनसंख्या आपकी रही है, जो आपकी 13.4% रही है। नंबर 3 पर सिख नहीं रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, ईसाई रहे हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, लगभग 2.33% आपके रहे। नंबर 4 की मैं अगर बात करना चाहूँ, 4 पर आपके सिख आए हैं, जो कि आपके 1.84% है। नंबर 5 पर जनसंख्या में आपके बौद्ध आए हैं, महात्मा बुद्ध के अनुयायी, जो कि आपके 0.8% रहे हैं। और नंबर 6 पर आपके जैन आए हैं, जो कि 0.4% रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे एससी जनगणना के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में। जी, तो एससी जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे, अनुसूचित जाति के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अनुसूचित जाति की जनगणना क्या, या जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। तो पहली बात आपकी है कि आर्टिकल 341 के तहत भारत में लगभग 542 एससी जातियों को, आपका एससी को जो है काउंट किया गया, लिस्टेड किया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत भारत में 542 एससी हैं, है ना। इतनी आपकी लिस्ट हैं, जो आपकी 542 जातियां हैं, जो कि आपकी अनुसूचित जातियों में आती हैं। अब ये है कितनी, इनकी संख्या कितनी है, अगर मैं बात करना चाहूं तो इनकी जनसंख्या, तो जो भारत में एससी रहे वो कुल जनसंख्या का 16.6% आपके रहे हैं, कुल जनसंख्या का 16.6%, या मैं अगर कहना चाहूँ आपका 21.1 करोड़ आपके रहे हैं।
है ना, तो आपके कितनी 20.1 करोड़, 20.1 करोड़ आपके रहे हैं। तो ये आपकी एससी की जनसंख्या रही है। अब अगर एससी के बारे में बात करना चाहो तो इनमें आपकी दशकीय वृद्धि भी हुई है। पिछले साल से आपकी लगभग 21% की वृद्धि दर्ज की गई है, ध्यान रख लेंगे। जबकि अगर आप एससी के लिंगानुपात की बात करें, जेंडर रेशो, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, भारत से तो अच्छे बेहतर ही हैं, पूरे भारत से 945 हैं, 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं एससी में आपकी हैं। इसके अलावा इनकी साक्षरता आपकी काफ़ी कम रही है, केवल 37.41% आपकी साक्षरता रही है। तो ये आपकी चिंता का विषय है। साक्षरता इनकी रही है आपकी 37.41% है ना, इतने परसेंट आपकी साक्षरता रही है। इसके अलावा सबसे कम एससी के बारे में पूछेंगे और सबसे अधिक एससी की कहाँ पर हैं, तो 2 पॉइंट और आपके सामने लिख दिए जाएंगे। चलिए तो लिख देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, सबसे अधिक एससी और सबसे कम एससी। तो सबसे अधिक एससी आपके यूपी में रहे हैं, जबकि सबसे कम आपके अरुणाचल में आपके रहे हैं, है ना। तो ये आप ये ध्यान रख लेंगे। सबसे कम मिजोरम में रहे हैं भैया, 1 मिनट इसके लिए ज़रा मिजोरम में आपके सबसे कम एससी रहे हैं, मिजोरम में। हालांकि आप 3 भी याद कर सकते हैं भाई, सबसे अधिक की अगर आप बात करना चाहो तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल में है, फिर आपके बिहार में है, तो है ना, 3 भी याद कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप 1 भी याद कर लेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, केवल इनकी प्रतिशतता पूछी जाती है, बहुत ज़रूरी आपकी है, और संख्या भी आपकी ठीक ठाक है। खैर अगली हम बात करेंगे एसटी की, अनुसूचित जनजातियों की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, अब हम जाति की जगह आपका शब्द कर देते हैं जनजाति। तो पहली बात, इनकी भी जो है आर्टिकल 341 के तहत जनगणना होती है। आर्टिकल 341 के तहत भारत में 550 शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्टेड हैं या फिर आपकी दर्ज हैं। वहाँ पर आपकी 542 थी, इनकी संख्या आपकी 8 अधिक है, 550 है। इनकी जनसंख्या आपकी उनसे लगभग आधी है, 10.42 करोड़ है। अगर मैं जनसंख्या की बात करना चाहूँ, इनकी जनसंख्या आपकी है 10.42 करोड़। और आप प्रतिशतता में पूछना चाहोगे तो आपकी 8.6% के आसपास बैठेगी, ठीक है। और उनकी संख्या थी आपकी लगभग 16.6 के आसपास, है ना, जो कि आपका 20.1 करोड़ के आसपास आपकी संख्या थी। इसके तहत इनका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है भारत में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 990 लिंगानुपात है एसटी का। आंकड़े बहुत अच्छे हैं यहाँ पर लिंगानुपात के, 990 पर 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग यहाँ पर महिला पुरुष में समानता है, केवल 10 का ही अंतर है ना। भारत में तो आपका 57 का अंतर है, आपका 943 है ना। अच्छा, अब बात करेंगे सबसे अधिक एससी और सबसे कम एसटी। भाई साक्षरता तो एसटी के लिए आपकी बहुत कम है। चलिए खैर अगला पॉइंट हम देखें, सबसे अधिक एससी, सबसे अधिक एसटी और सबसे कम एसटी। इनको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सबसे अधिक एसटी और सबसे कम एसटी। हाँ तो जी, अगर हम सबसे अधिक एसटी की बात करना चाहेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, सबसे कम आपके गुजरात में है। तो एक आप याद कर लें, मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर आपके गुजरात में है। नंबर 2 पर आपकी महाराष्ट्र, नंबर 3 पर उड़ीसा है अधिक में, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप एक ही याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हो गए 5-6 पॉइंट। इसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, शिशु हो गए, हाँ हमारे आपके रह गए विकलांग या जिनको दिव्यांग आपका का दर्जा दिया गया है, तो दिव्यांगों की जनसंख्या। लेकिन वहीं पर आपका विकलांग शब्द ही लिखा आ सकता है, क्योंकि दिव्यांग शब्द 2011 के बाद आया है ना। इससे पहले विकलांग कहा जाता था, मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया। तो विकलांग या दिव्यांग जनसंख्या, डिसेबल्ड जो आपके होंगे,
तो मैं यहाँ फिलहाल दिव्यांग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि जनसंख्या हम 2011 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ से आपको 2 या 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इनकी संख्या कितनी है। अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो लगभग 2.5 करोड़ हैं, 2.54 करोड़ आपके दिव्यांग या विकलांग हैं, जिनकी आपकी प्रतिशतता लगभग 2.1% के आसपास बैठेगी। लगभग 2% ही आप कह सकते हैं, 2% हमारी जनसंख्या किसकी है, दिव्यांग या विकलांगों की है। सबसे अधिक विकलांग आपके यूपी में है, सबसे कम इसमें याद करने आपको आवश्यक नहीं है। यूपी के बाद आप एक और याद रख सकते हैं, देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा आप यहाँ से 2 पॉइंट आप याद रखेंगे जो आपके ज़रूरी हैं। सबसे अधिक पुरुष विकलांग कहाँ पर हैं, यहाँ पर कम के आंकड़े नहीं लेंगे आप, सबसे अधिक पुरुष विकलांग या दिव्यांग। चलो यहाँ पर दिव्यांग शब्द लिख देते हैं। और दूसरा आपका सवाल बनेगा सबसे अधिक महिला दिव्यांग। तो जो सबसे अधिक पुरुष दिव्यांग है आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि महिलाएं आपकी तमिलनाडु में है। अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि महिलाएं आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है बच्चों, तो खैर ये हमारी जनगणना जो है, भारत की जो जनगणना 2011 के आपके आंकड़े आए जो 2013 में पेश किए गए, उनके बारे में हमने चर्चा की है। और इसके बाद एक वीडियो आपकी और डालेंगे जनगणना के बारे में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में बात करेंगे, जो कि यूपी स्पेशल में भी आपकी गिनी जाएगी और जनगणना के हिसाब से भी आपको जो है गिननी पड़ेगी वो। तो आप इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि जनगणना से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम ही है। कुछ एग्ज़ाम में वो अलग चीज़ है, कई बार एग्जामिनर नहीं देता, लेकिन अधिकांश आते हैं। खैर, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं सीरीज़ में। इसके बाद कोशिश आपकी ये रहेगी 2-3 वीडियो डालने के बाद फिर आपकी धीरे से हिस्ट्री की शुरुआत की जाए और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी, तो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी करेंगे जल्दी से। खैर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने आस पड़ोसियों का सबका ख्याल रखें। और तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार प्यारे बच्चों, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, कोई अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।